कृषि दर्शन कार्यक्रम दिखैया जम्मो संगवारी हो मया भरे जय जोहार राम राम करत हूँ। बहुत बहुत स्वागत करत हूँ संगवारी हो हमारे कार्यक्रम में आप सब झन के। संगवारी हो कहे जाते कि स्वस्थ तन त स्वस्थ मन, तो ये काबर कहे जाते। और स्वस्थ तन स्वस्थ मन रही तो अच्छा विचार आते, काम बूता में बने मन लागते, लोग लइका बने रही, घर परिवार बने रही तब मन खेल अच्छा लागते। और संगवारी हो अच्छा कब लगते जब अच्छा अच्छा सब रही। वैसने कहे जाते कि बने बने काम बूता नहीं होवे तो मन चंगत कठौती में गंगा, इसे कथन मन उदास हो जाते। तो काबर कहीं न कहीं कोई समस्या रही, परेशानी रही, तब मनखे हा कुछ बूता में काम में मन नहीं लगे। यदि संगवारी हो हमन कृषि दर्शन कार्यक्रम के बात करन तो ये में का संभावना है कि स्वस्थ तन स्वस्थ मन ला जगाए बर कृषि दर्शन कार्यक्रम में कुछ ऐसे संभावना है, अवसर है? तो बिल्कुल है संगवारी हो। और देखन कि जैसे कि हम 2 साल से ऐसे वैश्विक महामारी से गुजरत हन, सामना करत हन, ओला पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अभी अभी और संदेश आवत है कि फिर दूसर देश में नवा प्रकार के वायरस फिर फैल गए हैं। तो एक ठन बचाव नहीं कर सकन, दूसर बचाव करे के बेरा आ जाते। तो कहीं न कहीं मन उदास होबेच कर ही संगवारी हो। हर मन के अभी अच्छा है नहीं बोल सकन, तो अच्छा बनाए बर तन मन ला अच्छा रखे बर हमार कृषि दर्शन कार्यक्रम यदि देखत है किसान मन हाँ, तो एक अच्छा अवसर है रोजगार के, एक अच्छा अवसर है स्वस्थ तन स्वस्थ मन बनाए के, औषधि पौधा के व्यावसायिक खेती करे के। तो संगवारी हो आप मन ला आज के विषय ला फिर मैं बाद में बताऊँ, चर्चा ला शुरू करूँ, लेकिन ओकर पहली आप मन बर है कुछ खास संदेश। छत्तीसगढ़ की जलवायु के हिसाब से और मौसम के हिसाब से मशरूम उत्पादन की यहाँ पर अपार संभावना है। और छत्तीसगढ़ की जलवायु में जो है 4 प्रकार के मशरूम जो है ना पैदा किए जा सकते हैं। ऑयस्टर मशरूम है जिसकी की खेती जो है 12 महीने की जा सकती है। पैरा मशरूम है जिसका उत्पादन केवल पैरा पर होता है, वो गर्मी और बरसात में किया जा सकता है। मिल्की मशरूम गर्मी और बरसात में पैदा किया जा सकता है। और बटन मशरूम केवल ठंड में होता है, तो जहाँ ठंड बहुत ज़्यादा रहती है, जैसे हमारा अंबिकापुर का जो क्षेत्र है, कोरबा है, बिलासपुर है, वहाँ पर जो है बटन मशरूम की जो संभावना है वो काफ़ी अधिक है। और विशेष रूप से अंबिकापुर क्षेत्र में जो है बटन मशरूम अक्टूबर से लेकर मार्च तक जो है पैदा किया जा सकता है। और मशरूम जो है ना एक बहुत ही अच्छा जो है पौष्टिक खाद्य पदार्थ है, जिसमें प्रोटीन है, विटामिन है, वसा बिल्कुल नहीं रहती है, शर्करा की मात्रा नहीं रहती है, रेशांश बहुत अधिक मात्रा में रहता है। तो जो हमारे बीपी वाले जो मरीज़ हैं या शुगर वाले जो मरीज़ हैं उनके लिए जो ना काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। इसके अलावा इसका सेवन जो ना हर प्रकार के जो व्यक्ति हैं, जैसे गर्भवती महिला हैं या बुजुर्ग व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, वो जो है इसका सेवन कर सकते हैं और आसानी से पच जाता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनके कि अगर इसका रोज़ाना सेवन किया जाए तो उन बीमारियों से जो है निजात पाया जा सकता है। संगवारी हो संदेश के बाद आओ हमारे कार्यक्रम ला शुरू करन। और कार्यक्रम में आज हमन विषय राखे हन छत्तीसगढ़ में औषधि पौधा के व्यावसायिक खेती कैसे करे जाए। ये विषय में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वरिष्ठ वैज्ञानिक सस्य विज्ञान विभाग के डॉक्टर यमन कुमार देवांगन जिले में बुलावत हूँ। अब बुलावत पहली प्रश्न करत हूँ कि छत्तीसगढ़ में औषधि पौधा मन के व्यावसायिक खेती के कतेक संभावना है और कतेक महत्व है औषधि पौधा के हमर तन मन बर का कहा थे। आवा संगवारी हो देवांगन जी है देखन। औषधीय पौधों की व्यावसायिक खेती के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। जैसे कि विगत 2 वर्षों से कोरोना काल के समय बहुत सारी परेशान रहे सारे विश्व भर में, इसकी बीमारी बहुत संक्रमित रूप से फैली और लोगों को बहुत मौतें भी हुई, जिसमें कई लोगों की जान जाने की वजह से कई प्रकार के आर्थिक और नुकसान हुआ है। जिसमें कुछ पौधे ऐसे हैं जो इस कोरोना काल के दौरान भी बहुत लोग इसका उपयोग किए हैं, जिसमें मुख्य रूप से गिलोय का पौधा, अश्वगंधा का पौधा, सतावर का पौधा, ऐसे बहुत सारे औषधि पौधे हैं जिसका उपयोग बहुतायत से किया गया और बहुत कुछ हद तक इसमें कामयाबी भी मिली है इस संक्रमण काल में भी, कि लोगों का रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ी है। तो किसान भाइयों को मैं इसके महत्व के बारे में बताना चाहूँगा कि औषधि खेती क्यों करना चाहिए
और व्यावसायिक दृष्टिकोण से क्या महत्व है। जैसे कि मैं बताया कि विभिन्न प्रकार के रोगों के उपचार में इसका उपयोग होता है। जैसे हम बताएं कि गिलोय का पौधा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए उपयोगी है। सतावर का पौधा है, महिलाओं के खून की कमी के उपचार में बहुत उपयोगी है। अश्वगंधा है, शक्तिवर्धक दवाई बनाने में बहुत उपयोगी है। साथ ही साथ जैसे स्टीविया एक पौधा होता है जिसको हम मीठी नीम के नाम से भी, मीठा तुलसी के नाम से भी जानते हैं, वो पौधे डायबिटीज़ या जिनको शक्कर की बीमारी है उनके उपचार में भी बहुत उपयोगी है। कुछ और पौधे जैसे कि कालमेघ का पौधा है, ये भी लीवर संबंधी बीमारी के उपचार में बहुत उपयोगी है। तुलसी का पौधा विभिन्न प्रकार के सर्दी, खांसी, बुखार आदि के उपचार में बहुत उपयोगी है। 3 पौधों को उपयोग किसान भाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे कि हम देख रहे हैं आजकल जलवायु परिवर्तन का बड़ा महत्व बढ़ गया है। जलवायु परिवर्तन में आप देखते हैं कि मानसून के समय बारिश की कमी हो जाती है, या जब फसल पकने की अवस्था आती है तो बारिश हो जाती है। तो इन अवस्थाओं के लिए भी कुछ ऐसे पौधे हैं जो जलवायु परिवर्तन को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं या अच्छे से सक्षम होता है उस कंडीशन में भी करने के लिए। तो किसान भाई जलवायु परिवर्तन के दशा में भी इन पौधों में और पौधों की तुलना में अधिक उत्पादन की क्षमता होती है। साथ ही साथ आज देखते हैं छोटे छोटे उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता है, चाहे वो पाउडर बनाने के लिए हो, गिलोय का पाउडर बनाने का हो, चाहे अश्वगंधा का पाउडर बनाने का हो। तो इनको पाउडर बनाने के लिए भी छोटे उद्यमी या कुटीर उद्योग के रूप में भी विकसित करने के लिए इन पौधों की आवश्यकता होती है। अब बात आते संगवारी हो छत्तीसगढ़ में जो जलवायु है, यहाँ के जो माटी है ओकर हिसाब से कौन कौन सा प्रकार के औषधि पौधा ला कहाँ कहाँ हम लगा सकथन, कैसे एकर माटी होना चाहिए और माटी के तैयारी कैसे करन, आवो जानकारी लेथन। 44% एरिया जो है वनाच्छादित है। इन क्षेत्रों में किसान भाइयों को अतिरिक्त आय का स्रोत की आवश्यकता है ताकि वो अपना इनकम बढ़ा सके, आय का जरिया बढ़ा सके। किसान भाई इन खेतों के बारे में संक्षिप्त जानकारी या इनके उत्पादन तकनीकी के बारे में जानकारी एकत्र करके अपने आय का आप स्रोत बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैं बताया कि ये इन फसलों के लिए ये जलवायु परिवर्तन का जो दशा है उसको आराम से वो कर सकते हैं। जैसे अधिक वर्षा वाले में भी कुछ ऐसे फसलें हैं जो उसमें अधिक उत्पादन होती है, कुछ ऐसे फसलें हैं जो कम वर्षा में भी अधिक उत्पादन करती है। जैसे कि एलोवेरा का नाम आप पौधा सुने होंगे जिसको घृत कुमारी भी कहते हैं। ये बहुत ही कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी इसका खेती कर सकते हैं। कालमेघ है, सर्पगंधा है, सतावर है, जहाँ पे छाया वाले क्षेत्र है या जहाँ जंगल वाला क्षेत्र है, जहाँ पे सूर्य का प्रकाश कम आता हो धरती पे, वहाँ पे भी इनकी उन्नत खेती की जा सकती है। इसी तरह जैसे मिट्टी की बात है तो मिट्टी में ये ऐसे पौधे हैं जहाँ पे वेस्टलैंड जिसको बोलते हैं, कम उर्वर जमीन वाले क्षेत्रों में भी इनकी खेती कर सकते हैं। जैसे कि जहाँ पे आप और कोई किसी भी प्रकार की खेती नहीं कर रहे हैं, जैसे कि कछारी ज़मीन है, जहाँ पे रेगिस्तानी मतलब भाटा ज़मीन है, जहाँ और किसी फसल की खेती नहीं कर पा रहे हैं, उन क्षेत्रों में भी इन फसलों की खेती की जा सकती है। जैसे भाटा लैन है, मटासी ज़मीन है, तो उसमें जड़ वाले औषधि पौधे हैं जैसे कि सतावर है, सर्पगंधा है, इन पौधों की खेती कर सकते हैं। जैसे काली मिट्टी है, बहुत काली मिट्टी है, वहाँ पे भी तुलसी की खेती है, कालमेघ की खेती है, सर्पगंधा की खेती है, गिलोय जैसे फसल की खेती हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। रही बात छत्तीसगढ़ में 3 कृषि जलवायु क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग, बस्तर का पठारी भाग और उत्तर का सरगुजा जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में भी इन फसलों की खेती बहुत अधिकांशतः की जा सकती है। हम हाँ जमीन में विधि बीज ला बोना है, औषधि पौधा बोना है, ओकर पहली ऐसी कुछ बात है का जेकर हमन हा मन में विचार में धरन और खेती में प्रयोग करन, कुछ सावधानी या विशेष महत्वपूर्ण बात वैज्ञानिक का कहा थे संगवारी हो, एला देखो सुनो। ये कुछ विशेष प्रकार के नॉन ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स हैं, इसकी खेती से लिए विशेष कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। तो किसान भाई सबसे पहली बात है बाज़ार की उपलब्धता। तो इसमें किसान भाई चाहें तो आसपास जो मार्केट उपलब्ध है वहाँ से संपर्क जानकारी इकट्ठा कर लें कि वो किस तरह से कौन सा प्रोडक्ट उसका बिकता है, चाहे वो तना के रूप में बिकता है कि उसका पत्ती बिकता है, उसका कंद बिकता है या उसका कोई भूसा वाला प्रोडक्ट है जो बिकता है। तो उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर लें, वो कितनी दूर पे स्थित है, वहाँ बाज़ार मूल्य क्या है, इसके बारे में सबसे पहले जानकारी इकट्ठा करनी। उसके बाद जानकारी इकट्ठा करने के बाद अगर आपको लगता है कि इसकी खेती करना है तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि समूह खेती से प्रारंभ करें और अपने पास जितना उपलब्ध एरिया उससे बहुत छोटे एरिया से स्टार्ट करें।
जैसे आपके पास 10 एकड़ की खेती है तो कम से कम आधा एकड़ से स्टार्ट करें, फिर आधा एकड़ से जब आपको अनुभव अच्छा हो जाए तो 1 एकड़, फिर 2 एकड़, फिर 4 एकड़, ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। तीसरी बात, जब इनके आपको हम लोग इसको समूह खेती और साथ ही साथ कोशिश ये करें कि आपका ज़रूर छोटा वाला भाग हो, लेकिन आसपास के 4-6 किसान और इकट्ठा कर लें जो एक ही क्षेत्र में या एक ही गांव में इसकी खेती करते हों, ताकि आपको बाज़ार का मांग के अनुसार से उसकी वॉल्यूम या फिर क्वांटिटी या मात्रा उपलब्ध करा सके उनको, इसकी ज़रूर तैयारी रखें। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि इसकी उन्नत तकनीकी के बारे में, चाहे वो कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से, चाहे हमारे यहाँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट का, वहाँ के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आते कि बीज के बोआई यानी औषधि पौधा के हम खेती करत हन तो ओकर बोआई हम कैसे करन, लगाए के विधि कैसे होना चाहिए, बीज लगावन कि जड़ लगावन कि काला लगावन, आवो ये बात के जानकारी आप मतलब देवावत हन डॉक्टर यमन कुमार देवांगन जी से। किसान भाई, जैसे मैंने आपको बताया है कि ये नॉन ट्रेडिशनल क्रॉप है या कहें अपरंपरागत फसल है, तो इन फसलों को ध्यान रखने या खेती उन्नत खेती करने के पहले कुछ मुख्य बिंदु, जैसे कि मैंने बताया, कुछ फसलें ऐसे हैं जो खरीफ सीजन में लगाए जाते हैं, कुछ फसलें ऐसे रबी सीजन में लगाए जा सकते हैं, कुछ फसलें ऐसे हैं जो किसी भी सीजन में लगाए जा सकते हैं। तो इन फसलों का ध्यान रखें। जैसे कि खरीफ सीजन में लगाए जाने वाले मुख्य फसलें हैं, जैसे कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं गिलोय की फसल है। ये ऐसी फसल है आप इसको खरीफ में भी लगा सकते हैं, मुख्य रूप से खरीफ में लगाया जाता है, लेकिन आप रबी और समर सीजन में भी लगाएंगे तो इसकी उत्पादन अच्छा होता है। साथ ही साथ खरीफ सीजन में उगाए जाने वाले और फसलें हैं, जैसे कि तुलसी का फसल है, सतावर का फसल है, सर्पगंधा का है, काल मेघ है। ये मुख्य रूप से खरीफ सीजन में या वर्षा ऋतु में लगाए जाते हैं। इसी तरह रबी के सीजन में या ठंड के मौसम में लगाने वाली मुख्य फसलें हैं, अश्वगंधा है, इसबगोल है, एक चंद्रचूड़ की फसल आती है उसकी खेती कर सकते हैं, मिंट जिसको हम लोग जापानी पुदीना के नाम से जानते हैं उसकी भी खेती कर सकते हैं, एक कासनी करके पौधा होता है जिसको हम लोग सामान्यतः खरपतवार के रूप में जानते हैं, उसका भी औषधि पौधे के रूप में उपयोग होता है। इन फसलों की खेती हम कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे कि बुआई के प्रबंधन के लिए तो हो गया आपका सीजन, साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि उसका कौन सा भाग उपयोगी है या जिसका आर्थिक मूल्य है, या उपयोगी भाग कौन सा है। जैसे कि मैं देख रहा हूँ गिलोय है तो गिलोय का तना बहुत उपयोगी भाग होता है, सतावर है इसका कंद जो है बहुत उपयोगी भाग होता है, तुलसी है तो इसकी पत्ती बहुत उपयोगी भाग होता है। इसी तरह इसबगोल का एक पौधा सुने होंगे, इसका भूसी काम आता है, जो बीज के पास रहता है उसका भूसी काम होता है, जो कि पाचन संबंधी रोगों के उपचार में उपयोगी होता है। तो ये भागों को जरूर जान ले कि कौन सा भाग उपयोगी है। उसके साथ साथ जैसे कि मैंने बताया कि बुआई प्रबंधन करने के लिए आप किसी अच्छे जगह से, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से, या लखनऊ के सीमैप सेंटर है, आनंद का DMAPR है, वहाँ से उन्नत बीज और स्वस्थ बीज ले, और साथ ही साथ जब भी बुआई करें तो उसको कतार बोनी करें, और साथ ही साथ रोगों के उपचार के लिए बीजोपचार की व्यवस्था जरूर कर लें बोते समय। 3 बातों का किसान भाई ध्यान रखें बुआई के समय। अब बात आते संगवारी हो जल प्रबंधन कैसे होना चाहिए। औषधि पौधा तो खुद दवाई के रूप में काम आते, लेकिन वहुल पानी कतका जरूरत पड़ते भाई, बढ़वार बर तो पानी की जरूरत पड़बेच करी, तो पानी यानी सिंचाई के प्रबंधन किसान है कैसे करे, आवा संगवारी हो जानकारी लेथन का कहा थे देखा। तो किसान भाई सिंचाई प्रबंधन के ध्यान रखें। कुछ ऐसे फसलें हैं जिसको अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है, कुछ फसलें ऐसे होती हैं जिनको बहुत कम सिंचाई में भी इनकी खेती कर सकते हैं, जैसे कि एलोवेरा की खेती कम से कम सिंचाई में भी इनकी रेन फेड कंडीशन में इसकी बुआई लगा सकते हैं। लेकिन अधिक सिंचाई वाले बहुत सारे फसलें हैं जो लंबी अवधि वाले फसलें हैं, जैसे कि मैंने बताया कि सतावर जो है 2 साल की फसलें हैं, गिलोय जो है बहुवर्षीय है, 2 से 5 साल तक इसका उत्पादन ले सकते हैं। कुछ ऐसे पौधे हैं जैसे इसबगोल के पौधे हैं, 6 महीने की फसलें हैं, तो इसबगोल है, अश्वगंधा है, आपका चंद्रचूड़ है, इन फसलों के 2 से 3 सिंचाई की आवश्यकता होती है। और कुछ ऐसी फसलें हैं जिनको बहुत कम सिंचाई में आप कर सकते हैं, खरीफ सीजन में आप कर सकते हैं, जैसे कि काल मेघ है, तुलसी है, इसको बहुत कम सिंचाई में भी हम इनकी खेती कर सकते हैं। कुछ ध्यान रखें कि फसलें जो होती हैं खरीफ सीजन में जब भी होती है बारिश की आवश्यकता नहीं होती, अगर मानसून ब्रेक हो जाए तभी इसकी सिंचाई करें। लेकिन ठंड के सीजन में 7 से 10 दिन के अंतराल में सिंचाई अवश्य करें, और ग्रीष्मकालीन में 4 से 6 दिन के अंदर में एक बार सिंचाई करना चाहिए।
तो इन बातों का ध्यान रखें किसान भाई, जिससे इसका अधिक उत्पादन आ सकता है। हमर बर दवाई के रूप में काम आवत है ये अलग अलग औषधि पौधा है, तो ओकर खान पान भी हमला करेल पड़ही, ओकर पोषक तत्व के जानकारी हमला रखेल पड़ही, ओला पोषक तत्व कतका देना है, कतका खान पान ओला देना है, का देना है, यहू जानकारी हमला होना चाहिए संगवारी हो। तो कैसे होना चाहिए हमन बतावत हन, माध्यम है देवांगन जी। जैसे कि मैंने बताया कि ये औषधीय पौधे हैं, इनको पोषक तत्वों की कम आवश्यकता होती है और प्रारंभ में किसान भाइयों से मैं आग्रह करूंगा कि वो जैविक रूप से ही इसकी खेती करें, जिसके लिए मुख्य रूप से गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट और नीम की खाद इसका उपयोग करें। इन खादों का उपयोग करने से आपको विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और सूक्ष्म तत्वों की उपलब्धता पौधों को प्राप्त हो जाती है। साथ ही साथ इन पौधों से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी पौधे का बढ़ जाता है और बहुत सारे कीट व्याधि जो होता है उसका प्रकोप कम होता है। तो किसान भाई इन खादों का उपयोग करें। अगर आपके पास खाद की उपलब्धता नहीं है तभी रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करें, जिसके लिए 40 से 50 किलो नाइट्रोजन, 30 से 40 किलो फास्फोरस और कुल 30 से 40 किलो पोटास की आवश्यकता प्रति हेक्टेयर होती है। किसान भाई हो देखे हो पोषक तत्व के हमला प्रबंधन करना रही से, कैसे करना रही से औषधि पौधा में अभी आप मन देखे हो, सुने हो। बेरा हो गए संगवारी हो हमार कार्यक्रम एक ठन विराम के, हमन विराम लेथन हमार चर्चा ला और आप मन देखावथन ये संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में
इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। किसान भाई हो, संदेश के बाद फिर एक घाव चलन हमार चर्चा को होती। हमार चर्चा है औषधि पौधा के खेती के बारे में। संगवारी हो, पोषक तत्व के बाद अब बात आते बहुत से संगवारी मन सोचत हो कि औषधि पौधा खेती करबो तो कोई रोग राई कीड़ा मकोड़ा लगे के बिल्कुल बातें नहीं है। लेकिन संगवारी हो, ये बात अच्छा न है। कोई भी फसल यदि हम लेवत हन, खेती करत हन, तो कुछ न कुछ रोग समस्या, कीट व्याधि ये लगे के संभावना रहते हर फसल में। तो वैज्ञानिक मन का बतावत है औषधि पौधा खेती में का समस्या आते और समस्या के हम निदान कैसे करन, आओ जानकारी लेथन। इसमें मुख्य रूप से कुछ ऐसे कीट पतंगे हैं जैसे तना छेदक है ना, माहू की बीमारी, माहू के कीट है, ये इसका प्रकोप अधिक होता है। तो किसान भाई, मैंने जैसे पहले बताया कि इसकी खेती के समय ध्यान रखना है। बुआई खेत की जब तैयारी करते हैं उस समय नीम की खाद जो है बिल्कुल उपयोग करना चाहिए 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से। ये नीम की खाद ना केवल आपको पोषक तत्व की उपलब्धता कराता है बल्कि विभिन्न प्रकार के रोग और कीट पतंगों से भी आपकी फसल को बचाव करता है। तो अगर आपके खड़ी फसल में कोई बीमारी या कोई कीट का प्रकोप दिख रहा है तो नीम का तेल आता है, आपको 20 ml प्रति लीटर की दर से कम 2 बार इसका उपयोग करना चाहिए खड़ी फसल के में। और ये इन फसलों का उपयोग कम से ध्यान रखें कि सिंचाई के दौरान ही करना चाहिए ताकि उसका प्रकोप, इन कीट पतंगों का प्रकोप कम से कम हो। तो किसान भाई बहनी हो, देखे हो औषधि पौधा में का रोग राई लगते, समस्या आते, ये ला भी बतावत रही से। अब बात आते कि कटाई छटाई हम कैसे करन, कतका दिन में करन, कौन सा पौधा लगाए हैं तो कतका दिन में पाक जही, ओकर बाद कटाई छटाई के बेर हम सावधानी का रखन, ये बात के जानकारी देवावत हन। संगवारी हो, देवांगन जी का कहा थे, आओ ध्यान ले देखन। जैसे किसान भाई मैंने बताया ये फसल अलग अलग अवधि के होती है। कुछ फसलें बहुत अल्प अवधि की होती है, जैसे काल मेघ है, तुलसी, आपको 3 से 4 महीना में इनकी पत्ती तैयार हो जाती है, कटाई योग्य हो जाती है। कुछ ऐसे पौधे हैं जो बहुत अधिक ड्यूरेशन के होते हैं, जैसे सतावर है। सतावर का पौधे 24 महीने में तैयार होती है, तो 24 महीने के बाद ही इसके कंद का कटाई करनी चाहिए।
और जैसे कुछ ऐसे पौधे हैं जैसे 1.5 साल की होती है, जैसे सर्पगंधा है, 1.5 साल या करीब करीब 18 महीने से 20 महीने में तैयार होती है। इसका कंद जो है उपयोगी भाग है। कुछ ऐसे पौधे हैं जैसे कि अश्वगंधा है, ये 6 से 7 महीने में तैयार हो जाती है। और इसी तरह इसबगोल है, 5 से 6 महीने में तैयार हो जाती है। तो आपको जब भी कटाई करें तो ध्यान रखें कि वो फसल की अवधि क्या है। फिर जब भी देखें कि अगर वो फसल कंद युक्त है, कंद जिसका उपयोगी भाग है, तो उस समय हल्की सिंचाई करना चाहिए किसान भाई, ताकि उसके कंद का नुकसान कम हो। और कटाई के दौरान आप कटाई करने के बाद उसके कंद को मिट्टी से साफ़ करने के लिए आप हल्का पानी से उपयोग कर सकते हैं। पानी से धुलाई करने के बाद उसको छाया में सुखाना चाहिए। छाया में सुखाने के बाद अगर वो कंद है तो उसको छाया में सुखाने के बाद उसकी छिलका निकालना चाहिए, पीलिंग करना चाहिए। छिलका निकालने के बाद उसके छोटे छोटे भाग में, जैसे सतावर है, अश्वगंधा में काट के उसको पाउडर बना के आप एल्युमिनियम का जो बर्तन है उसमें आप स्टोरेज कर सकते हैं, भंडारित कर सकते हैं। तो जाए के बेरा हो गए, आप मन बने बने रहो, मस्त रहो, पेड़ पौधा लगाओ, औषधि पौधा खेती खेती होती लौटू, यही शुभकामना के संग मोला देवा विदा। जय जोहार, राम राम।